नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। मैं गौरव कुमार पाठक आप तमाम दर्शकों को बता दूं, अभी हम हैं आदर्श गांव सदानंदपुर में और हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत फतेहपुर के मुखिया रमाकांत यादव जी। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं ग्राम पंचायत के मुखिया रहते हुए इनकी कार्य और इनकी कार्य प्रणाली और इनकी उपलब्धि। सर्वप्रथम सर केवी स्टूडियो की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं और आज आपकी सफलता की कहानी आपकी जुबानी सुनना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने पंचायत भवन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ केवी स्टूडियो के संचालक डॉक्टर रोशन साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उनके माध्यम से आज मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूं। एक युवा मुखिया के रूप में आपने कम समय में काफ़ी लोकप्रियता पाया है। मैं चाहूँगा जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं उनसे अपना परिचय साझा करें। जी, मेरा नाम रमाकांत यादव है और मैं फतेहपुर पंचायत का मुखिया हूँ। फतेहपुर पंचायत में 2 गांव हैं, फतेहपुर और सदानंदपुर। वैसे मैं सदानंदपुर का निवासी हूँ और फतेहपुर का मुखिया मैं पहले ही कहा। और वर्ष 2016 में यहाँ के सम्मानित जनता ने हमको चुना। हमको लगता है कि मैं उस लायक नहीं था, लेकिन यहाँ की जनता ने मुझे चुना। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप जनता के सेवक के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। सर मैं चाहूँगा कि अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में आप दर्शकों से अपने विचार साझा करें। देखिए, कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से मैं नहीं आता और ना ही मैं किसी ज़मींदार फैमिली से आता हूँ। मैं एक बहुत ही साधारण फैमिली से आया हूँ, जहाँ मेरे जीवन में बहुत संघर्ष रहा। जब मैं 15-16 साल का था तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और उस समय से मैंने देखा कि मेरे परिवार में काफ़ी अभाव भी था, लेकिन मन में सेवा भावना, लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना मेरे स्वभाव में रहा। तो स्वाभाविक है कि सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि उसी समय से रही है। और संयोग से ग्रेजुएशन करने के बाद भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किसी भी कंपटीशन का हिस्सा नहीं बना। इसके पीछे एक रीज़न था कि कहीं न कहीं नौकरी के प्रति मेरी कभी दिलचस्पी नहीं रही। मैं हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहा और लोगों ने उसका सिला ये दिया कि आज मैं मुखिया हूँ। जी बहुत धन्यवाद सर। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने काफ़ी संघर्ष किया, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उतनी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थी। सर मैं जैसा जानता हूँ जिस पंचायत के आप ही मुखिया हैं, ये सवर्ण बाहुल क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं मुखिया बनना कितना आसान रहा आपके लिए? इस बात की मुझे खुशी है कि मैं इस पंचायत का मुखिया हूँ और इस बात की और ज़्यादा खुशी है कि यहाँ के लोगों ने जात पात हर धर्म से ऊंचा उठकर, जो आज की राजनीति में एकदम समाया हुआ ये चीज़ है। आप जात के बगैर राजनीति नहीं कर सकते हैं आज की राजनीति में। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मैं इस पंचायत का नागरिक हूँ जहाँ लोगों ने जात पात से उठकर हमको चुना। आपने सही कहा कि ये भूमिहार बाहुल्य गांव है और मुझे उन्होंने भी स्वीकार किया। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत धन्यवाद सर। सर ये राजनीति ही करनी थी, जैसे कि आपने कहा कि आपने स्नातक किया तो राजनीति में ही आना था, जनता की सेवा करनी थी। ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली या यूँ कहें कि कैसे इस फील्ड को आपने चुन लिया? सर जब भी मैं किसी मजलूम को या किसी को दर्द में देखता था शुरू में भी, तो पता नहीं मेरे अंदर से एक भावना उठती थी कि मैं इसकी सेवा करूं, मैं इसकी मदद करूं। हालांकि मैं उस लायक नहीं होता था आर्थिक रूप से, फिर भी मैं जहां तक सक्षम होता था शारीरिक रूप से मैं उनके साथ होता था। एक अंदर से फीलिंग्स आती थी कि हमको इसीलिए मैंने हम इसीलिए आए हैं इस धरती पर। और ख़ास करके मित्र लोगों का काफ़ी हमको, जो हमारे मित्र सब थे काफ़ी सपोर्टिव। उन्होंने यूँ कह लें कि आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से हर काम में उन्होंने साथ दिया। यहाँ तक मुखिया बनाने में उन्हीं सब मित्रों का बहुत योगदान है। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित भी किया, उत्साहित भी किया इस लाइन में आने को।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज जिस पद पर हैं और जनता की आप सेवा कर रहे हैं, तो आज इस सफलता का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? मैं उन्हीं सारे मित्रों को देना चाहूँगा, निश्चित रूप से, निस्संदेह उन्होंने। और एक चीज़ और खुशी की बात, आज तक वो सब मेरे साथ खड़े हैं, जात पात से ऊपर उठकर। कुछ लोगों के द्वारा उन सब मित्रों को टॉर्चर भी किया जाता है कि आप अमुक आदमी के साथ हैं या अमुक जाति के कैंडिडेट आगे कर रहे हैं, लेकिन सारे उन सबको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो लोग आज भी मेरे साथ खड़े हैं, और आशा करता हूँ कि मैं भी उनकी कसौटी पे खरा उतरूँ। मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि मेरी जीत में यहाँ की जनता का जो योगदान है उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं समझता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए जनता मुझे चुना। मेरा कोई योगदान ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था। फिर भी यहाँ के लोगों ने हमको चुना, तो यहाँ की जनता को मैं एकदम दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और वाकई ये बात कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है गौरव जी, कि मैं उस लायक अपने आप को नहीं समझता हूँ जितनी इज्जत यहाँ की जनता मुझे देती है। बहुत धन्यवाद सर, ये तो आपका बड़प्पन है। सर आज आप एक युवा मुखिया के रूप में अपना प्रतिष्ठा बनाए हैं, तो युवा को राजनीति से आपको नहीं लगता कि दूर रखने का प्रयास बार बार होता रहा है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर जहाँ तक मैं समझता हूँ, आजकल की जो राजनीति है वो धर्म, जात, ये सब इतने अपना स्थान यहाँ बना चुका है कि बड़ा मुश्किल होता है किसी को साफ सुथरी राजनीति करने में। और चूँकि मैं मुखिया हूँ तो मेरे लिए तो आटी पाटी धर्म जात नहीं होता, चूँकि हम इस पंचायत के मुखिया हैं, हमारे लिए सभी बराबर होते हैं। और इस पंचायत में तो सभी पार्टी को मानने वाले लोग और धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं अमुक का हूँ अमुक का नहीं हूँ। इसलिए मुझे तो पार्टी विशेष से थोड़ा सा ये रहना पड़ता है अलग। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल था कि आज के युवाओं को, तो बड़ा विषाक्त राजनीति होती है आजकल। और आजकल के जो युवा हैं नीट एंड क्लीन पढ़े लिखे, वो सब चीज़ से परिपूर्ण होकर आते हैं। उनको लगता है कि मैं अच्छी राजनीति करूं, शुचितापूर्ण राजनीति करूं, लेकिन जो माहौल तैयार किया गया है, जो एक माहौल तैयार है आजकल की राजनीति का, एक माने धर्म विशेष का, एक जात विशेष का पार्टी वाइज ऐसा स्लोगन तैयार है, ऐसा सिस्टम तैयार है कि उसी में उलझकर कहीं न कहीं आज के युवा रह जाते हैं। या जो लोग इससे बच के राजनीति करना चाहते हैं उनको कहीं न कहीं फंसा दिया जाता है, लपेट लिया जाता है। इसलिए आपको लगता होगा कहीं न कहीं कि युवाओं की भागीदारी कम हो रही है, लोग इससे विमुख हो रहे हैं, लोग कहीं न कहीं कैरियर अपना और अलग चुन रहे हैं और इससे भागना चाहते हैं। क्योंकि अमूमन मैं भी सुनता हूँ कि बहुत गंदी चीज़ है राजनीति, बहुत काजल की कोठरी है वगैरह। एक अभी आपने जो कहा कि बहुत गंदी चीज़ है राजनीति, ऐसा सुनने को आपको मिलता है, तो बदलते समय के साथ राजनीतिक स्वरूप में क्या बदलाव आया है जिसके कारण लोगों की मनोभावनाएं राजनीति को लेकर ऐसी हो गई है? मैंने कहा ना कि इसमें धर्म को जोड़ दिया जाता है, इसमें जाति को जोड़ दिया जाता है। कितना भी कोई माने सुंदर काम करना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसको भी एक कैटेगरी में पिरो दिया जाता है। और कहीं ना कहीं उसके मन में एक छटपटाहट सी होती है कि मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, लोग करने नहीं देते हैं। लोग पहले जात पूछ लेते हैं, पहले धर्म पूछ लेते हैं, उस हिसाब से उसका आकलन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका जो ये कार्यकाल रहा, आप यहाँ के मुखिया रहे, अब आपका कार्यकाल अवसान की ओर बढ़ चुका है, चूँकि पंचायत चुनाव का फिर से बिगुल बजने वाला है और अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं, तो अपने कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? इस सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने सामाजिक समरसता को कायम रखा। हमने समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चला। कोई आप अगर घूमेंगे मेरे क्षेत्र में तो कोई मेरे पर जाति धर्म से विशेष लगाव का माने ये सब
मेरे पर आरोप नहीं लगा सकते, और मुझे इस बात की खुशी है। रही विकास का काम, तो इसके लिए तो आपको भी पता है कि सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन होता है, एक पर्टिकुलर पैसा होता है, उसके साथ साथ उसकी गाइडलाइन होती है, उसी के अनुसार हम लोगों को काम करना पड़ता है। एक बात खुशी की इस बात की है कि संजोग से मेरे कार्यकाल में ही वैसे लोगों को पेंशन दिया जाना सरकार ने सुनिश्चित किया जो 60 साल से ऊपर के हैं, जो APL में भी हैं। पहले ये नहीं था लोगों, तो ये बहुत बड़ी खुशी है कि एक साथ बहुत सारे लोगों को पेंशन मिलना शुरू हो गया। दूसरी चीज़ है कि हमारे कार्यकाल में ही 7 निश्चय प्रोग्राम हुआ, जिसकी वजह से प्रत्येक वार्ड में गली नली ये सब पेयजल वगैरह की जो मैंने सरकार के द्वारा जो योजना था उसको मैं फलीभूत करवा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आप ये कैंपस देख रहे हैं जहाँ पंचायत भवन अवस्थित है, एक बहुत बड़ा मैदान है, उसका भी अब 4 दीवारी वगैरह हो रहा है। और जो मेरा कार्यकाल रहा, कम से कम जो मेरे बहुत ज़्यादा विरोधी हैं वो भी बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करते, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ काम ऐसे होंगे जिसको लेकर आपको याद किया जाएगा, यहाँ की पंचायत आपको याद करेंगे, तो मैं चाहूँगा ऐसे कुछ काम जिसके लिए आपके पंचायत की जनता आपको याद करे, वो आपके जहन में हो तो हमारे दर्शकों से साझा करें। सबसे बड़ी चीज़ है कि सर मैं जो देख रहा हूँ कि मनरेगा के माध्यम से मैंने यहाँ लगभग 125 से 30 किसानों को वृक्षारोपण के माध्यम से उनके खेत में सरकार के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ, जिसकी वजह से उनके घर में प्रत्येक महीना लगभग 1500 रुपया में महीना जाता है, तथा वो वृक्ष की सेवा करते हैं, वो भी उन्हीं का होता है। अगर भविष्य में वो अच्छा से पर्यावरण के हित में भी है, तो ये काम मुझे बहुत दिल के करीब लगा। और मुझे खुशी है कि मेरे गांव के 125 से 150 लोगों के बीच शायद, और ये बड़ी बात होती है सर, यदि 150 लोगों के परिवार में 1500 रुपया प्रति माह जाता हो, जब उसके अकाउंट में वो पैसा जाता होगा, वो चूँकि अपने खेत में ही काम कर रहा, अपना पेड़ वो देखभाल कर रहा, लेकिन उसके बदले सरकार के द्वारा उसको 1500 समथिंग रुपया प्रत्येक माह जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुकून देता है हमको, जब हम सुनते हैं जब कि हाँ हमारा पिछला महीना भी आए गए मुखिया जी, तो ये बात हमको बहुत सुकून देता। और मुझे खुशी है इस बात की कि ये बहुत अच्छे पिछले 3 साल से लगातार उन लोगों के घर में पैसा जा रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर मैं पूछना चाहूँगा, मुखिया जी पर बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं कि फलाने मुखिया जी ने या उनके जो वॉलंटियर हैं या वार्ड सदस्य जो हैं इस काम के लिए इतना रुपया लेते हैं, इस काम के लिए इतना रुपया करवाते हैं, या इस तरह से तो जनता का जो विश्वास है उनके प्रति ये टूटता जा रहा है, इस पर आप क्या करना चाहेंगे? जी सर, आपकी बातें सही हैं। बहुत आम आवाम में जानकारी का अभाव भी होता है, जिसकी वजह से मुखिया पर उंगली उठती है। अब जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे जल नल योजना, ये जान लीजिए मैक्सिमम जल नल योजना PhD के द्वारा हो रहा, और आप जब भी फेसबुक खोलेंगे या कोई भी सोशल साइट देखेंगे तो जल नल योजना में मुखिया को ये किया जा रहा है, बहुत टारगेट किया जा रहा है। बहुत प्रशासन ने भी तो मुखिया पे ही ये कहा कि, जबकि ऐसा नहीं है, मैं एज ए मुखिया बता रहा हूँ। और इसी तरह बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा संचालित होती है, सरकार के कर्मचारी उसके सर्वा होते हैं, मुखिया इसमें कहीं से उनका कोई रोल नहीं हो। मान लीजिए आपको मैं दूसरा उदाहरण देता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके लिए बजाबते सरकार के द्वारा एक विंग तैयार है। ऑनलाइन सर्वे के अनुसार नाम पहले से फीडिंग है कि अमुक आदमी के बाद अमुक आदमी, अमुक आदमी के बाद अमुक आदमी। हो सकता है कि जो अमुक आदमी है वो उनके पास 3 तल्ला मकान हो, सक्षम है, उनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उनका नाम है। इसमें मुखिया का कहीं से कोई रोल नहीं। और हो सकता है उनके बगल में जो खुले आसमान के नीचे रहते हों वो छूटे हों, और मुखिया के पास ये कहीं से कोई ताकत नहीं है कि उसको उसमें जोड़ दे।
तो यहाँ भी मुखिया बदनाम होता है कि भाई इस अमुक। बात से सर मान लिया, मैंने इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप भी इस बात से सर अपने आप को पीछे नहीं छुड़ा सकते कि कहीं ना कहीं कुछ एक जगह पर ऐसा होता है कि जो जनता है, जो जिनके पास जानकारी का अभाव है, वो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के हाथों फंसते दिखते हैं। नहीं, वो और जनप्रतिनिधि होते होंगे ऐसा कि मान लीजिए ऐसा सुनने में आता है कि हमको वृद्धा पेंशन में पैसा ले लिया, ये ले लिया, कहाँ शौचालय में, शौचालय, अच्छा शौचालय पर भी मैं बताना चाहूँगा, शौचालय को भी मुखिया को एकदम अलग रखा गया इसमें। वहाँ है कि एकदम बजाबते उसका भी एक विंग तैयार था कि आपको शौचालय बनाना है, वार्ड सदस्य साइन कराना है, आपको ये यहाँ जियो टैग होगा और आपको पेमेंट होगा। वहाँ के लोग फंसे कहाँ, ये मैं बताना चाहूँगा। कहीं न कहीं जो ऑपरेटर हैं, डाटा ऑपरेटर हैं, जो जियो टैग करता है, वहाँ जो स्वच्छता ग्राही हैं, उनके फेर में फंस गए। और कुछ न कुछ मैं अपने जनता का भी दोष देना चाहूँगा, जिनको समय नहीं है जियो टैग कराने का, जिनको समय नहीं है कि ब्लॉक में अपना फॉर्म जमा करने हो जाए, तो उनको लगता है कि अगर हम कुछ राशि दे दें और हमको बेटा मेरा काम आसान हो जाए। कहीं ना कहीं ये सोच इस चीज़ को बढ़ावा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज मैं आपसे एक जानना चाहूँगा, जो जनता आपको यहाँ से देख रही है, खास करके आपके पंचायत की जनता, मैं जानना चाहूँ कि वो भी सुन रही होंगी और मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप राजनीति में भविष्य की क्या योजना बनाए हुए हैं, यानी आपके आगे की भविष्य की योजना क्या है? देखिए, राजनीति में तो कोई रिटायरमेंट होता नहीं, जैसा मैंने सुना भी है। और दूसरी चीज़ है कि सर मैंने सेवा किया है और मैं अपनी जनता मालिकों से कहना भी चाहूँगा कि अगर उनको मेरी सेवा भावना, मैंने जो 5 साल में आपको दिया, मेरी जो बातचीत है, मेरा जो बिहेव है, जो मेरा व्यवहार है, वो अगर उनको अच्छा लगेगा तो आशीर्वाद फिर हमको मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और मैं जो जनता के चेहरे से जब मेरी आंखें मिलती हैं तो उनकी आंखें बताती हैं कि मेरे पे विश्वास उनका कायम है, और ये मेरे लिए बड़ी बात है। और मैंने पहले भी कहा कि मैं उस योग्य नहीं हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ, मुझे लगता है कि मुझे और सेवा करना चाहिए था, फिर भी लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो इस बात के लिए अपने सभी जनता मालिकों को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, और मुझे उम्मीद है कि जनता फिर मुझे आशीर्वाद देगी। बहुत धन्यवाद सर। अगर जनता फिर से आपको आशीर्वाद देती है और फिर से आप जनता के सेवक चुने जाते हैं, तो मन में कौन सी योजनाएं हैं जो आपका ये ग्राम पंचायत फतेहपुर के लिए आपके मन में जो हम ये करना है, या कुछ इस तरह का प्लान? देखिए, मैक्सिमम जो 7 निश्चय में गली और नली वगैरह थी वो तो लगभग बन गया है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जब भी बारिश होती है तब जो मेरे गांव का मुख्य सड़क है वहाँ बहुत ज़्यादा पानी वगैरह कीचड़ ये सब जम जाता है, उसके जल निकासी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। तो अब मैं अगली बार अगर जनता आशीर्वाद देती है तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा कि कम से कम मैं अपने गांव को, अपने पंचायत को उस पानी कीचड़ से मैं निजात दिलाऊं, जल निकासी की समुचित व्यवस्था मैं करूंगा। मेरा सारा फोकस, इस बार तो मैं नहीं कर पाया, समय नहीं था, लोगों का सहयोग नहीं मिल पाया, कुछ अड़चने हैं, कुछ लोगों का घर है वहाँ, कुछ परेशानियाँ हैं जिनको मैंने इस बार काफ़ी सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। लेकिन अगर मौका मिला मुझे तो मेरा सबसे पहला ड्रीम प्रोजेक्ट वो है कि मैं अपने गांव को बड़ा स्वच्छ करूं, थोड़ा सौंदर्य करूं, ये सब पर मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट इसको कह सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, साथ ही साथ जनता ने भी आपको सुना। और मैं खास करके अनुरोध करता हूं, यहाँ से जो जनप्रतिनिधि यहाँ से सुन पा रहे होंगे, आपसे मोटिवेशन लेकर निश्चित रूप से वो भी जनता की सेवा में आएंगे। और चूंकि जनता ही लोकतंत्र का मालिक है, जनता जिसे चाहेगी लोकतंत्र के सिंहासन पर वही आरूढ़ होगा। मैं तमाम जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि आप मतदान करते वक्त ये जरूर ख्याल रखें कि सच्चा सेवक कौन है, सच्चा साथी कौन है, और कौन है आपका सच्चा बेटा। और इसी बात को लेकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपनी टीम की ओर से। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं केवी स्टूडियो के संचालक डॉक्टर रोशन कुमार जी को, गौरव जी आपको, और आपके माध्यम से अपने पंचायत के तमाम पंचायत वासियों को नववर्ष की मुबारकबाद भी देता हूं, और साथ ही साथ अपील भी करूंगा कि एक बार फिर से मौका दिया जाए हमको
इसी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप यहाँ आए और हम जैसे छोटे लोगों का इंटरव्यू आपने लिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका। ये आपका बड़प्पन है, आप युवा मुखिया हैं और मुझे खुशी हो रही है अपने स्टूडियो की ओर से मैं आपका साक्षात्कार करने के लिए आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।